अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, एक ही दिन में इतनी सारी हैपनिंग्स हो गई हैं कि हम कंफ्यूज हो गए थे ये डिसाइड करते हुए कि कौन सी रखनी है प्रोग्राम में, कौन सी निकालनी है। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों में हमें मुआवनत दी है। तो सबसे पहला जो बहुत बड़ा टॉपिक है वो कल का एक ऐसा इंटरव्यू है जिसने खान साहब के बहुत सारे बयानिए के परखच्चे जो हैं वो उड़ा दिए हैं, और वो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आसमा शराजी को दिया हुआ इंटरव्यू, जिसमें ज़ाहिर है हम फ़र्दन बहुत सारी डिस्कशन करेंगे चीज़ों पे, जिस पे उन्होंने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट भी डिस्कस की हुई है, उन्होंने इस्तीफे का मामला भी डिस्कस किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने डिस्कस किया है वो साइफ़र का मामला है, जिस पे उन्होंने कहा है कि उनको शुबा था साइफ़र पे, तभी उन्होंने वो जो लेटर उनको मौसूल हुआ था उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब को भेजा, और वो लेटर की कॉपी भी आपने भी पढ़ रखी है, हम सब ने पढ़ रखी है। प्राइम मिनिस्टर जब थे इमरान खान साहब, उनका सारा बयानिया ये था, मीर जाफिर मीर सादिक को अपॉइंटेड हुकूमत, लेटर लहराया, आवाम को इमोशनल कर दिया, सारे बयानिए पर सदर आरिफ अलवी ने मोहर लगा दी। आवाम को तो वो कायल कर रहे हैं, अपने सदर को कायल नहीं कर पाए कि ये साइफ़र असली चीज़ है और ये मामला संजीदा है। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू थी। सदर साहब की पहले भी इंटरव्यूज़ हुई हैं, मगर इतनी क्लियर कट इंटरव्यू मेरा ख्याल है आसमा ने की है, और फुल क्रेडिट टू हर कि उन्होंने सदर साहब को से कुछ खुली खुली बातें करवाई हैं। ये जो सदर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे शक है मगर कन्विक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने भेजा है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। मगर ये भी साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जी कोई स्मोकिंग गन आपको नहीं मिलेगी, मतलब है कि कोई प्रूफ नहीं मिलेगा आपको कि ये एक्चुअली रेफरेंसेस भी दिए कि ये साजिश है। और मैं आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि सदर साहब ने इतनी खुल के ये बात कही है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो ये है कि सदर साहब, हम सबको मालूम है कि कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके के साथ कुछ मुशावरत करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पीडीएम के साथ किसी तरीके के साथ पीटीआई को पार्लियामेंट में लाया जाए और वहाँ बैठ के आगे का रास्ता जो है उसको तय किया जाए कि इलेक्शन कब होने हैं और कैसे होने हैं। बिकॉज़ वो तो पीटीआई के बड़े लॉयल किस्म के शख्स हैं, ये तो तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाएंगे। इसका मतलब है ये भी जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ये भी कोई सोची समझी एक प्लान के मुताबिक है। आपको पता है, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब का जो टैक्टिक्स हैं वो यही है, टॉक टॉक फाइट फाइट। तो एक तरफ उन्होंने अपना बयानिया तो एक बड़ा सीधा सादा बयानिया रखा हुआ है, उसमें से हिलते नहीं हैं, मगर उनके जो लोग हैं वो उससे बिल्कुल हिल के और बहुत सी और बातें करते हैं जिसके साथ कोई रास्ते खुलने की कोशिश होती है। और ये एक डिप्लोमेसी के अंदर ये कोई नई बात नहीं है कि एक बंदा जो है वो अड़ जाता है और कहता है ऐसे ही है सूरत हाल, मैं तो ये नहीं कर सकता या ये मैं करूँगा, मगर उसके जो इधर उधर के लोग होते हैं वो पीछे से फिर बातें शुरू करते हैं कि हमें तो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, उनकी कंजम्पशन के लिए एक बात करनी पड़ रही है, मगर आपके साथ अगर कोई बात बिहाइंड द सीन्स तय हो जाती है तो फिर वो बयानिया भी हम चेंज कर लेंगे, मगर जब तक कुछ तय नहीं होता उस वक्त आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये टॉक टॉक फाइट फाइट का इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप मुख्तलिफ बातें करते हैं ताकि आपके रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हों, जहाँ आपको स्पेस मिले आप आगे बढ़ते हैं। तो सदर साहब एक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लिया हुआ है, उधर से पीडीएम को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये कह दें, जो पूछा आसमा ने उनसे कि हाँ मैं तो बिल्कुल यकीन करता हूँ कि साजिश हुई है, तो फिर सदर साहब का रोल नहीं रहता ना, बिकॉज सदर साहब फिर सीन वो न्यूट्रल नहीं नज़र आते ना। सदर साहब को न्यूट्रल बन के एक रोल अदा करना, अगर वो न्यूट्रल नहीं होंगे तो वो रोल अदा कर नहीं सकते, फिर उनके साथ कोई और बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर ये तो फिर खान साहब वाली बात है, आप तो वही बात कर रहे हैं जो खान साहब कर रहे हैं, तो फिर नेगोशिएशन कहाँ से होगी। तो इससे फिर सदर साहब अपनी न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस दिखाना चाह रहे हैं कि मैं पार्टिज़न नहीं हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं सदर हूँ अबव एवरीथिंग एल्स, और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी अपना मौक़िफ़ भी जो ये है वो फ़र्क है थोड़ा सा फ़र्क है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा कि मैं खान साहब खुद इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं जब ये सवाल पूछा, मगर साथ उन्होंने एक और भी बात कह दी ना कि मैं उनके एडवोकेट तो नहीं हूँ। अब ये देखिए, ये एडवोकेट कौन होता है फरवा? आप जब वकील को करते हैं तो वकील आपका मौक़िफ़ पेश करता ना जाके अदालत के आगे, अपना मौक़िफ़ तो नहीं करता, वो उसका कोई इंडिपेंडेंट हैसियत तो नहीं होती, वो आपका एडवोकेट होता है। ऐसे होता है कि वो आप खुद बात कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का एडवोकेट नहीं हूँ,
तो उससे ये मुराद है कि मैं न्यूट्रल हूँ, आप मेरी न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करें, मुझे एक रोल प्ले करना है, थोड़ी बात मेरी माने, मैं उधर भी मनाने की कोशिश करता हूँ। मगर ये खान साहब के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, ये एक्चुअली न्यूट्रल नहीं है, ये एक्चुअली गेम प्लान के तहत उनको कहा गया है कि आप न्यूट्रल बने ताकि आप इस बात को पीछे से बिहाइंड द सीन्स आगे ले जाएं। हम पार्लियामेंट जाके इस मसले को हल करेंगे, मगर वहाँ जानने में हमें कोई यू टर्न्स ना लेनी पड़े, ऐसे लगे कि शिकस्त नहीं हुई, फतह हुई है। और इसलिए अब हम पार्लियामेंट जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है वहाँ, और वहाँ जाके जब हम इलेक्शन हमें मिलेगी मुज़ाकरात के साथ, तो उससे आवाम को ये पता चल जाएगा कि ये हमारी शिकस्त नहीं थी, ये हमारी फतह थी, इसलिए हम वहाँ गए। तो ये इसीलिए ये सारा ड्रामा किया जाता है। तो ये सारी इंटरव्यू जो है, ये इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प बातें ही वो यही हैं जो इस्टेब्लिश करती हैं या कोशिश की जा रही है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अब एक पीटीआई के लॉयलिस्ट नहीं, मगर मुल्क के और रियासत के लॉयलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक इमरान खान के एक प्लान के तहत कर रहे हैं ताकि रास्ते जो हैं हर जगह पे कोशिश की जाए कोई रास्ता निकले आगे बढ़ने का। क्योंकि अभी तो खान साहब के पास स्वाय लॉन्ग मार्च के और है कुछ नहीं। बिल्कुल। और वो मेरा अपना जो तज्जिया है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो थ्रेट इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर नेगोशिएशन, मगर वो एक्चुअली लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दफ़ा अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो गई तो फिर इसके नताइज जो है वो इनके खिलाफ भी आ सकते हैं। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ। तो इसलिए वो लास्ट जिसे कहते हैं ना आखिरी पत्ता है उनके पास, उससे पहले वो प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए कुछ पत्ते खिलाना चाह रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि प्रेसिडेंट को उन्होंने न्यूट्रल एक्सेप्ट कर लिया, खान साहब ने, चले बज़ाहिर कर लिया, लेकिन एक और न्यूट्रल्स हैं जिनके बारे में खान साहब कह रहे हैं कि उनके न्यूट्रल नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। बड़ा सख्त उन्होंने स्टेटमेंट, उसी क्वेश्चन पे इसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी साहब ने कहा कि उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल एडवोकेट नहीं है नहीं और है। खान साहब ही समझा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाया कि इनको कहा गया है खान साहब की तरफ से कि आप न्यूट्रल बने, दिखावा दें कि आप न्यूट्रल हैं। ठीक है, मैं यही कहता रहूँगा कि मैं न्यूट्रल नहीं मानता, मेरा वो बयानिया है, मगर इनको ये कहा गया है एज पार्ट ऑफ अ प्लान कि अब आप न्यूट्रल बनेंगे, बन के दिखाएंगे ऑपोजिशन को और इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर आपको ये इजाज़त देंगे कि आप मीडिएट करें हमारे दरमियान। तो अब वो क्योंकि ख़ुद न्यूट्रल बनना चाह रहे हैं, ये दिखावा देना चाह रहे हैं, तो उनको ये फिर तस्लीम करना पड़ रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी न्यूट्रल, अच्छी बात है अगर वो न्यूट्रल हो। अब उनको फ़िक्र इस बात का है कि हमारे से तो दूर हो गई है इस्टेब्लिशमेंट, मगर PDM के करीब क्यों होती जा रही है, तो उनसे उधर से भी दूर हो। तो ये वो रोल अदा कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को ये पीछे ये कह रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि देखिए न्यूट्रलिटी बेस्ट है, आप न्यूट्रल रहें, आप ना इमरान की सपोर्ट करें ना आप PDM को सपोर्ट करें। हम नहीं चाहते कि लॉन्ग मार्च हो, उसमें फिर अगर आप न्यूट्रल होंगे तो गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकेगी और आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर होगा कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो वहाँ तक ये बात आनी नहीं चाहिए। मैं तस्लीम करूँगा कि आप न्यूट्रल हैं, अच्छी बात है न्यूट्रलिटी। मैं जो खुद न्यूट्रल बनना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए अगर न्यूट्रल्स ही बीच में पड़ेंगे तो अब बात आगे बढ़ेगी। अगर लोग इधर के हैं और उधर के तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने फिर यहाँ लिबर्टी ली है, और मैं फिर से ये कहूँगा कि ये मौक़िफ़ उन्होंने इमरान खान के साथ डिस्कस करके ये मौक़िफ़ ले रहे हैं। अदरवाइज़ आज तक तो कितने साल हो गए इनको प्रेसिडेंट बने और इन्होंने किसी किस्म की कोई इंटरव्यूज़ नहीं दी थी, और अब एक के बाद दूसरी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो और हर जगह पे ये इशारा कर रहे हैं कि मैं बिहाइंड द सीन्स एक रोल अदा कर रहा हूँ। ये कहते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अब रोल अदा कर रहे हैं और वो तस्लीम भी कर रहे हैं, और वो रोल सिर्फ न्यूट्रल ही कर सकता है, कोई पार्टी पॉलिटिकल लॉयलिस्ट नहीं कर सकता। फवाद चौधरी वो रोल नहीं अदा कर सकता। ठीक है, लेकिन सिटी साहब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे भी वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए आर्मी चीफ के मसले पर। और दूसरी जानिब जो आज़म तारड़ हैं, जो वज़ीर कानून है, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट जो सामने आई है, उन्होंने कहा कि सदर साहब सियासी ना बने, सियासत ना करें इस चीज़ पे। आइन तो बड़ा क्लियर है अपॉइंटमेंट के हवाले से। ठीक है, तो सेठी साहब ये भी एक बड़ा अहम मामला है, आइन तो बड़ा क्लियर है इस हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से। नहीं तो आइन तो यही है ना कि फ़ौज जो है एक रियासत का इदारा है, और हुकूमत जो है वो इलेक्टेड हुकूमत होती है और आर्मी को हर उस हुकूमत का कमांड ओबे करना पड़ता है।
मगर ये कह रहे हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो तो हम अभी आपसे डिस्कस किया कि न्यूट्रलिटी अब ये, क्योंकि फ़ौज, लेकिन वो अपॉइंटमेंट पे कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए। अब अपॉइंटमेंट में मुशावरत होनी चाहिए। मैं ये भी कह रहे हैं कि पहले भी मुशावरतें होती रही हैं। देखिए तारीख़ में मुझे तो याद नहीं आता कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर कभी मुशावरत हुई हो। एक ही शख्स प्राइम मिनिस्टर ये फैसले करते रहे हैं। एक आध दफ़ा डिसएग्रीमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान। 1993 में डिसएग्रीमेंट हुई थी कि किसको आर्मी चीफ लगाना है, मगर उसके साथ फिर इतनी एक स्टेज आ गई कि कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई, तो फिर दोनों को घर जाना पड़ा। और मगर मशावरत नहीं होती। नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है 3 या 4 आर्मी चीफ्स अपॉइंट किए हैं। जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं, पहली टर्म में नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। 1990 टू 93 वो जो आर्मी चीफ था वो टेक्निकली तो प्राइम मिनिस्टर ने किया था, मगर उसमें गुलाम इसाक साहब ने फैसला किया था कि जनरल आसिफ नवाज़ बनेंगे। मगर उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए, और उसके बाद फिर जब भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने ही आर्मी चीफ्स लगाए हैं और उन्होंने किसी से मशावरत नहीं की। और तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी जब जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ लगाया था 1995 में मेरा ख्याल है, तो उस वक्त भी उन्होंने किसी से मशावरत नहीं की थी सिवाय अपने सदर के साथ। तो मशावरत जो सदर के साथ होती है वो तो आइन का कंसल्टेशन तो होती है हमेशा, मगर जिस किस्म की मशावरत अलवी साहब कह रहे हैं इशारतन, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ, ऑपोजिशन लीडर के साथ मशावरत होनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि नून लीग तो ये कभी नहीं मानेगी, PDM भी नहीं मानेगी। मगर ये आप रूल आउट इसका करें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि ये 5 नाम हम दे रहे हैं और बिहाइंड द सीन्स हमारा ये ख्याल है कि अगर आप फलाने को लगाएंगे तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इमरान खान साहब के साथ, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इशारा तो किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है वो इसी किस्म की मशावरत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खान साहब की बात सुन ली जाए। अब उस बात में एक आधा मिनट लूँगा कि 2 किस्म की मशावरत हो सकती है ना। एक तो ये कि मैं चाहता हूँ आप फलाने को लगाएं, तो आप मशावरत करते हैं कि नहीं उसको नहीं लगाना, ये हुआ है, फलाने को लगा देते हैं। नहीं, दूसरी ये कि फलाने को ना लगाएं। एक ये कि फलाने को लगा दें और एक ना लगाएं। एक ये मशावरत के फलाने को ना लगाएं स्पेसिफिक। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब मान जाएंगे कि फलाने को ना लगाएं और किसी और को लगा दें, और उधर जो PDM की हुकूमत है वो कहेगी नहीं फलाने को हमने लगाना है, और आपकी मशावरत को रिजेक्ट करते हैं। तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इशारा आएगा PDM की हुकूमत को, मेरा ख्याल है फिर PDM की हुकूमत वही करेगी जो फाइनल इशारा आएगा। इतनी बड़ी वो रिस्क ले नहीं सकते कि इस्टेब्लिशमेंट की बात भी ना माने और इमरान खान की भी बात भी ना माने। तो वो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रास्ता निकाला तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब मान जाएंगे। ठीक है श्री साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं एक शॉर्ट के साथ वापस आऊंगी जिसमें सदर आरिफ अलवी इस्तीफों से मुतालिक भी कोई बात कर रहे हैं और चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी से मुतालिक भी कुछ बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी साहब, इस्तीफों से मुतालिक भी सदर साहब ने कुछ कहा है, कश्तियाँ जला दी उन्होंने, मुझसे मशवरा मांगते तो मैं कुछ और देता, कुछ और का क्या मतलब है सिटी साहब? मतलब यही है कि अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको वापस कश्ती में बिठाऊँ, और ये मेरा रोल ये है, इसीलिए मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैं तो उनसे पूरा इत्तेफाक नहीं करता, मैं तो न्यूट्रल हूँ और मेरे अपने भी ओपिनियंस हैं। अगर मुझे पूछा जाता तो मैं उनको कहता कि आप मत जाएँ, आप छोड़ के ना जाएँ, यहीं बैठ के करें, क्यों ये कहा नहीं, मगर इशारा ये है कि मेरी तो अभी भी कोशिश है कि ये वापस जाए और वहाँ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये सारे मामले जो हैं तय किए जाएं। क्योंकि इनको जो ब्रीफ मिली है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो इनको ब्रीफ मिली है वो यही मिली है कि ये मामले नहीं तय होंगे जब तक इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस नहीं जाते, और वहाँ बैठ के अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के बात करें अबाउट नेक्स्ट इलेक्शंस, और थोड़ी बहुत हम भी पीछे से बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा कर देंगे और आपके मामले तय हो जाएंगे। वो कहता, आप कहते हैं अगस्त सितंबर में इलेक्शन करानी है, वो कहता है मार्च अप्रैल में,
बिल्कुल करानी है तो ज़रूर जून जुलाई में हो सकती है, मगर ये बात तो वहीं होगी ना क्योंकि ये बाहर तो हो नहीं सकती। बाहर होगी तो फिर इलेक्शन कैसे होगी? वो तो केयर टेकर्स जो हैं वो तो आपने लगाने हैं, और तो कोई लगा नहीं सकता केयर टेकर्स। फौज तो केयर टेकर्स नहीं लगा सकती, केयर टेकर्स तो लगाती है सिटिंग गवर्नमेंट, और वो ऑपोजिशन के साथ बात करके लगाती है। और वो ऑपोजिशन कौन सी? जो बाहर ऑपोजिशन नहीं, जो पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है। तो पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन तो इस वक्त है ही नहीं, वो फैसलाबाद वाले साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो तो इमरान खान बैठेगा जाके तो बात होगी ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ को कोशिश की जा रही है। मैंने पहले कहा था कि पिंडी प्लान का मैंने जिक्र किया था और लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं यही कह रहा था, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। ये सारी गेम जो है ना, किसी न किसी तरीके से इस गेम के 2-3 मकासद हैं। एक ये है कि जो आगे रास्ता निकलना है वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए या मार्शल लॉ के ज़रिए ना निकाला जाए। इस गवर्नमेंट की अगर इसने जाना है तो मशावरत के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जाया जाए, ताकि अगला रास्ता भी पार्लियामेंट और आइनी तरीके के साथ निकला जाए। पहली बात तो ये, और कोई रास्ता नहीं है इस गवर्नमेंट को गिराने का, और कोई या इसको घर भेजने का कोई रास्ता नहीं है आज तक, सवाए एक पुराने ज़माने में जबकि मूवमेंट्स होते थे और लोग रिज़ाइन करके घर चले जाते थे। अब जब से नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था घर जाने से, जब इनको कहा गया था, जब इमरान खान ने धरना किया था, बिल्कुल 2014 में जी, तो 2014 में उस वक़्त इनके पास लोग गए थे पैगाम लेके इस्टेब्लिशमेंट का कि अब देखिए बड़ा मुश्किल हो गया, आप रिज़ाइन करके घर चले जाएं और डिज़ोल्व कर दें ताकि हम इलेक्शन कर लेते हैं। तो इमरान नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने अगर हुकूमत लेनी है तो आके ले लें, मैं नहीं घर जा रहा। इसी तरीके के साथ खान साहब को भी ये एडवाइस दी गई और फिर वो नहीं गए, फिर उनको और तरीके से निकालना पड़ा। फिर पहले वो धरने ट्राई किए, वो नहीं, फेल हो गए। फिर छोटा मोटा धरना क्या, लॉन्ग मार्च भी हुई, वो भी पिटाई हो गई ज़ीरो चौक पे। उसके बाद आपको याद है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पूरा एक मंसूबा बना के नवाज शरीफ साहब को निकालना पड़ा। और तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीका यही है कि आप प्राइम मिनिस्टर उठ के घर खुद चला जाए, जो कि नवाज शरीफ साहब ने ना कर दी थी और इमरान खान साहब ने भी ना कर दी है। जब इनको कहा गया था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लें और घर और डिज़ोल्व कर दें, तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे निकालो, नहीं तो मैं तो बैठा हूँ यहाँ, ना ही मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दूँगा। तो फिर आपको याद है कि वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा तो खान साहब धमकियाँ देने लगे, तो हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट की रात के अंधेरे में जब अदालतें खुल गई और फिर खान साहब को समझ आई और वो घर चले गए। और मगर वो आइनी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर गए, वो धमकी की वजह से वो घर नहीं गए, समझे। तो आज भी वही सिचुएशन है कि शहबाज शरीफ साहब धमकी की वजह से घर नहीं जाएंगे। जो धमकी की वजह से घर चला जाएगा वो उड़ जाएगा अगली इलेक्शन में, इसलिए वो डटे रहेंगे। वो कहेंगे निकालना है तो निकाल दो, हम तो बैठे हुए हैं। निकालने का कोई तरीका नहीं है सिवाय दो, पार्लियामेंट के ज़रिए या मार्शल लॉ। तो अगर मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहती इस्टेब्लिशमेंट, या उसके माहौल नहीं है, या उसको भुगत नहीं सकेंगे अगर वो लगा देते हैं, तो फिर यही रास्ता है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब को भेजा जाए, वहाँ तय किए जाएं सारे मसाइल। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि वजारत दाखिला ने जो लेटर लिखा था 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन को, और उस लेटर में कहा गया था कि जो ज़िमनी इंतखाबात है, जो बाई इलेक्शन है, उसे मुलतवी कर दिया जाए 90 डेज़ तक के लिए। तो उस पर आज इजलास हुआ और फैसला आ गया, और वो फैसला ये आया कि ज़िमनी इंतखाब जो हैं वो तो हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं सिवाय NA 45 के। तो इलेक्शन हो रहे हैं, खान साहब 8 सीटों से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, खान साहब तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। ये कैसे मामला होगा? फिर साथ साथ हमने फॉरेन फंडिंग में भी देखा है कि FIR कटी है, खान साहब समेत 11 लोग हैं। तो अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करना है, डेट्स वहाँ से भी आ रही हैं, यहाँ पर तलवार एक और भी लटक रही है, आपने भी प्रेडिक्शन कर रखी है। तो ये कहाँ मामला जा रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर देगी ये बाई इलेक्शंस। एक तो गवर्नमेंट ने लिखा था कि आप मुलतवी करते हैं, फ्लड शर्ट्स हैं, ये है वो है। गवर्नमेंट तो यही कहती कि क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो शायद वो इमरान खान जीत जाएंगे, वो खुद खड़े हो रहे हैं ना। और इमरान खान खुद भी ये कह रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये कि तो ये तो समझ आती है गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पहले हमें जो खबर मिली थी वो यही थी कि
इलेक्शन कमीशन ने पूछा है इस्टेब्लिशमेंट से कि या गवर्नमेंट से कि रेंजर्स और आर्मी हमें मिलेगी कि नहीं फॉर सिक्योरिटी रीजंस इन 11 सीटों के ऊपर, ठीक है, 9 सीटें 9 बेसिकली, सीटों की। 3 जो है सूबाई हैं। तो पहले इशारा ये हुआ था कि वो हम फ्लड की ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं और शायद लॉन्ग मार्च की ड्यूटी के ऊपर हों, तो इसलिए हम नहीं दे सकेंगे सिक्योरिटी। तो फिर ये खर्चा हुआ कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे ऑन दिस रीज़न। अब खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन होंगे, और ये कि 16 अक्टूबर को ही होंगे, 16 अक्टूबर को ही होंगे, और ये कि हमें रेंजर्स और आर्मी की सिक्योरिटी मिलेगी। उन्होंने यस कर दिए। बिल्कुल। तो अब ये समझे आपके आपको एक नया रुख सियासत ने ले लिया है। और वो ये है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर सवाल ये 2 सवाल खड़े होते हैं ना, एक ये कि कौन जीतेगा, और दूसरा ये कि जीतने के बाद जो जीतेगा उसका रवैया क्या होगा अपने मुखालिफ के खिलाफ। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसको और भी सपोर्ट मिलेगी। वो पहले जो बाई इलेक्शन जीते हैं उसके साथ लोग ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। इसके बाद तो और भी लोग कहेंगे लो जी उनसे अगर आज इलेक्शन होती है तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। पहले ये कहते थे कि मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटी से अब 2/3 पे पहुंच जाएंगे इस इलेक्शन जीतने के बाद। तो खान साहब का केस तो बहुत मजबूत हो जाएगा कि अब उनको रेजिस्ट कौन करेगा। दूसरी तरफ ये है कि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च मत करें। इसीलिए उन्होंने मुलतवी करते जा रहे थे, लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद इंतज़ार थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन मिल जाते हैं और ये जीत जाते हैं और प्रूव हो जाता है कि जी बड़े इनको वोट मिले हैं, बड़ी सपोर्ट है, तो फिर एक मौका मिल जाती है ना, जवाब मिल जाता है कि आप एक स्ट्रेंथ से, एक मजबूती के बेस के ऊपर आप पार्लियामेंट वापस चले जाते हैं और वहाँ बैठ के आप अगली बात करते हैं। फिर आपको अगर लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो शायद ये पीछे कोई सेटलमेंट हो गई हो कि जी आप लॉन्ग मार्च ना करें, उसके साथ गंद पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम पहुंच गया होगा और इसने कहा होगा कि नहीं, या तो इलेक्शन कराएं, फिर मैं प्रूफ करूं कि मैं कितना पॉपुलर हूं, तो फिर उन्होंने सोचा होगा इलेक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका जो असर होगा वो आपने देखना ये है कि लॉन्ग मार्च इसके बाद होती है या नहीं होती। अगर लॉन्ग मार्च नहीं होती तो इसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट की तरफ रुख तैयारी का, उसकी रुख तैयार हो गया, उधर जाने का शुरू हो गया। और उसके लिए 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। वो क्या? एक तो ये कि खान साहब अब अगर सारे अलायंस पार्टनर्स भी जो पुराने थे वो अगर खान साहब को वापस भी आ जाएं तो खान साहब अब गवर्नमेंट नहीं वहाँ बना सकते, बिकॉज ये 11 तो फारग हो गए। तो खान साहब की मेजॉरिटी वहाँ तो अब रही नहीं, ऑपोजिशन ही कर सकते हैं। तो उनको तो पहले एक नॉच पीछे ले आया गया है, आप नीचे हटे ना, पीछे तो हटे ना। अब आप पार्लियामेंट में आ जाएं, अब आप इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, वॉकआउट कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। और स्पीकर जो है वो आपके सारे रेजिग्नेशन जो रह गए को रिजेक्ट कर देता है, कहता नहीं ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता रेजिग्नेशन, तो रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। ठीक हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहे जाओ वापस, तो रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है, सारे इदारे लगे हुए हैं रास्ते खोलने के लिए खान साहब के लिए कि आप पार्लियामेंट में वापस जाओ, ना लड़ाई झगड़े करो सड़कों के उत्ते, इहदे नाल मैशत टुट जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसीलिए आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि मैशत के ऊपर तो बात हो सकती है, चोरों के साथ चोरी तो नहीं की जा सकती, मगर चोरों के साथ बातचीत तो हो सकती है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इस तरीके के साथ ये सारी चीज़ें को आप अगर स्टिच अप करें, सुई धागा ले लें और ये जोड़ना शुरू करें, तो आपको एक नक्शा नज़र आ जाता है कि सारे इदारे इस वक्त बिहाइंड द सीन्स, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पार्लियामेंट जाओ, बिहाइंड द सीन्स आरिफ अलवी कह रहा है मैं लाता हूँ इनको पार्लियामेंट में, मगर कोई दो तो सही इनको ताकि ये वापस आ सकें। इलेक्शन कमीशन कह रही है लो जी कर लो इलेक्शन, जीत जाओ तो आ जाओ ना, कोई ऐसी की, क्योंकि जीतेगा इमरान खान, पॉपुलैरिटी है नहीं तो पॉपुलैरिटी तो एस्टैब्लिश हुई भी और हो जाएगी, मगर क्या 9 सीटें मिलेंगी? नहीं, एक ही सीट मिलेगी ना, बाकी सारी फिर बाई इलेक्शंस होनी पड़ेंगी। तो पार्लियामेंट के अंदर तो इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती ना, इवन इफ एवरीबडी कम्स बैक,
Exactly. चौधरी आ जाए वापस, आठ एमपीएम सीटें आ तो नहीं जाए, रख सकते तो ज़ाहिर है। फिर भी ये नहीं इनकी तो 8 सीटें तो फिर भी नॉकआउट हुई हुई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ बन रहा है, पक रहा है, एक कुछ आपको भी खिचड़ी लग रही है बट एक्चुअली पुलाव बन रहा है। मुतंजन तो नहीं बन रहा। अभी वो उसकी स्टेज नहीं आई, मगर अगर ये सिर्फ बिरयानी भी बन जाए, देसी बिरयानी भी बन जाए तो इस मुल्क की बड़ी बचाव हो जाएगा और खान साहब के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन अब ये खान साहब पे इन्हिसार है कि खान साहब अब जाना चाह रहे हैं या वहीं पर रुकना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। सेठी साहब, हाशिम डोगर साहब ने वजारत दाखिला के कलमदान से इस्तीफ़ा दे दिया। टाइमिंग बड़ी क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया था और कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च होता है तो पंजाब जो है वो मशीनरी नहीं देगी पंजाब हुकूमत। और इससे पहले अगर आपको शहबाज गिल वाला किस्सा याद हो तो उस पर भी इन्होंने कहा था कि तशद्दुद नहीं। वो अलग बात है कि खान साहब से मुलाकात के बाद इन्होंने अपना बयान थोड़ा सा मोल्ड कर लिया था। क्या समझ रहे हैं, कुछ पक रहा है पंजाब में या बहुत कुछ पक रहा है? देखिए, बिल्कुल पंजाब में पक रहा है। देखिए ना, अलीम खान साहब लंदन बैठे हैं, परवेज़ इलाही साहब लंदन बैठे हैं। कुछ अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली आनी है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है डोगर साहब को भी नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। वो मेरा ख्याल है आज का नहीं देख रहे, वो आगे देख रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हैं उनसे। अभी भी जो उनका बयान आया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे विद एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए लॉन्ग मार्च। और परवेज़ इलाही साहब भी ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत से दे रहे हैं। मगर परवेज़ इलाही साहब हमेशा यही कहेंगे कि मेरे से तो पूछा ही नहीं। रास्ते ऐसे ही खुलते हैं ना। परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को एश्योरेंस दिला रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अपने मिनिस्टर को कहा है कि तू यार थोड़ी जी गल करना, मैं तो नहीं कर सकता, तू कर। उन्हें अगू क्या होना कि चौधरी साहब मैं करते देना तो वो खान साहब बड़े नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरा की होएगा। वो तू फिक्र ना कर, मैं तेरा ख्याल रखांगा। तो तुझी थोड़ी गवर्नमेंट अगर उड़ गई तो फिर असी सारे लगे जावांगे। मेरी गवर्नमेंट नहीं जा रही, मैं इसलिए इंतज़ाम करन लगा, असी रहना है, तो तू ही आ जाए साढ़े नाल, तू फिक्र ना कर, तेरा मैं ख्याल रखांगा। तो अब ये सिचुएशन आई है कि उनको नज़र आ रहा है कि आगे कुछ होने जा रहा है और इस बेस्ट के स्टेज पे मैं अलग हो जाऊं, बिकॉज आगे फिर मुझे रास्ते निकालने हैं ना। अगर मैं अभी भी बैठा रहा एज अ पीटीआई मेंबर तो शायद अगली स्टेज पे अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं दूसरी तरफ अपना बोरी बिस्तरा उठा के और यहाँ पीडीएम की हुकूमत बन जाती है, परवेज़ इलाही इज चीफ मिनिस्टर, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ ये पुराना प्लान था जिससे नवाज शरीफ साहब मान गए थे। वो तो बाद में परवेज़ इलाही साहब आ गए ना, और जिसके साथ फिर चौधरी शुजात के साथ भी फिर टेंशन हो गई और फिर ये कहा गया कि मुनिस इलाही की वजह से हो रहा है। मगर अब परवेज़ इलाही साहब लंदन बैठे हैं, अलीम खान साहब वहाँ गए हैं। क्या कहने गए हैं अलीम खान साहब? अलीम खान साहब वहाँ नवाज शरीफ साहब को कहने गए हैं, मियाँ साहब ग्रीन लाइट दियो, नंबर है ने साढ़े को, नंबर है ने साढ़े को। अच्छा, अब नंबर है ने साढ़े को मतलब की है, पीटीआई के लोग ही है ना। अगर कल को गवर्नर साहब कल परवेज़ इलाही वापस आते हैं आके और ये असेंबली का सेशन जो है इसे ख़त्म कर देते हैं, गवर्नर इमीडिएटली कॉल करता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, परवेज़ इलाही साहब को नून लीग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देती है और परवेज़ इलाही साहब है ना पहले अनाउंस करते हैं कि मैं जा रहा हूँ उधर और नून लीग का कैंडिडेट हूँ मैं, और पीटीआई जो बाहर रह जाती है ये उधर चले जाते हैं। तो अलीम खान साहब जब कहते हैं कि नंबर्स हैं हमारे पास, तो वो ये कहने गए हैं कि परवेज़ इलाही से डील मत करें आप, हम नंबर्स, मैं और जहांगीर तरीन मिलके और बाकी लोग मिलके आपको नंबर्स दे देते हैं, हमजा को ही रहने दें। वो और बात करने गए हैं, परवेज़ इलाही की और खाता खुला हुआ है और अब मियाँ साहब को ये फैसला करना है कि कैसे, क्योंकि नंबर्स गेम में तो एक ही तरीका है जो लीगल तरीके के साथ गवर्नमेंट चेंज हो सकती है पंजाब में, वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब क्यों लीग को लेके बोरी बिस्तरा नून लीग के पास चले जाए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि जी पीटीआई के लोग पार्टी डिसिप्लिन तोड़ के परवेज़ इलाही के खिलाफ जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि करें, गवर्नर साहब उनको कहते हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेने जाते हैं तो पीटीआई के लोग इधर उधर हो जाए। मगर फिर वो जो पीटीआई के लोग इधर उधर होंगे वो क्यों होंगे? उनको फिर एश्योरेंस देनी पड़ेगी ना
कि जी आप इधर उधर हो जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर आपकी जगह पे बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो वो कहेंगे जी साढ़े करोड़ों रुपए लग जाएंगे तो सानू की मिलेगा। उनको फिर कुछ एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी, जैसे एश्योरेंसेस दी थी किसको, जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं लोग, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। वो लोग जो वहाँ बैठे हैं उन्होंने भी तो कुछ एश्योरेंस ली थी कुछ बातचीत तो हुई है ना। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स अब पंजाब में तवक्को करें कि या अलीम खान या परवेज़ इलाही या दोनों मिल के तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर। यानी सेठी साहब पक बहुत कुछ रहा है। बहरहाल फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।